गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और नेक्स्ट हम अजम्पशन देख रहे हैं जो IAS 456-2000 से हमने ली हुई हैं। आप IAS कोड जो है वो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। और IAS कोड 456-2000 पेज नंबर 69 के ऊपर जो अजम्पशन है वो अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो हमारे पास एक, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। एक हमारे पास ये बीम है, राइट, और इस बीम के, ये एक सिंपल बीम है, यहाँ पे नो लोड है, सिंपल सपोर्टेड बीम है ये। दूसरी कंडीशन यहाँ पे इसकी ये आ रही है कि इसके ऊपर यूडीएल लग गया है, लोडिंग हो गया है। और लोडिंग होके क्या हुआ है, तीसरे केस के अंदर हम इसको देखते हैं। लोडिंग जो जब इसके ऊपर लगी है तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। गाइस मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आई होप आप मेरी सपोर्ट करेंगे और इन फ्यूचर हम वाइट बोर्ड लेके उसके ऊपर भी पढ़ाई करेंगे। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई है, राइट। तो वहाँ पे ये एक और चीज़ इसके अंदर आती है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ऐसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे एक सेंटर पे एक होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। वहाँ पे कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो ज़ीरो होता है। सेम इसके बीच में भी होगा और सेम पहले इसके बीच में भी होगा आफ्टर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग। और आफ्टर बेंडिंग ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये इसके साथ बेंड होगा ऐसे, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, जो ये वाले यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इधर होगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्लेन है जो यहाँ से 90 डिग्री पे है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो वो यहाँ पे भी प्लेन ही रहेगा आफ्टर लोडिंग। जो यहाँ पे एरिया था वो इसके साथ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे वो अंदर की तरफ जाएगा। और जो यहाँ पे था वो ऐसे इसके साथ आएगा। मतलब जो यहाँ पे पॉइंट था वो इधर आ गया, जो यहाँ पे पॉइंट था वो इधर आ गया और ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो फर्स्ट था कि प्लेन सेक्शन, एक हमने ये प्लेन सेक्शन माना है इसके ऊपर, ये वाला प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। और ये जो हमने सेक्शन माना था, ये वाला प्लेन माना था हमने, ये वाला, तो ये देखो आफ्टर बेंडिंग भी ये प्लेन ही है। बस ये जहाँ, ये जो इधर से यहाँ वाला पॉइंट था वो इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। बट ये हमने जो प्लेन माना है वो आफ्टर बिफोर बेंडिंग प्लेन सेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द एक्सिस था, वो रिमेन प्लेन, मतलब वो पहले भी प्लेन था और वो अब भी प्लेन ही है, वो चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो ये वाला इधर हो गया ये वाला इधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपशन क्या आ गई, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर इन द कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड 0.0035। जो इसके RCC के या कंक्रीट के रिसर्चर थे, उन्होंने क्या देखा कि ये जो डायग्राम है इसको हम आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं एक नई डायग्राम बना के, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक बीम है, ये हमारे पास एक बीम है, राइट। ये हमारे पास ये बीम के अंदर हमने बॉटम में 3 स्टील प्रोवाइड की हुई हैं। ये जो हमारे पास बीम है इसके अंदर हमने, ये इसके ओवरऑल डेप्थ है, ये इसके
विड्थ है ये हमने इसकी 3 बार स्टील की प्रोवाइड की हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास अजम्पशन क्या है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट आउटर मोस्ट फाइबर। आउटर मोस्ट फाइबर क्या हुआ, ये वाला आउटर मोस्ट फाइबर इन कॉन्क्रीट शैल नॉट एक्सीड 0.0035 इन बेंडिंग। जो रिसर्चर थे हमारे पास, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए और उन्होंने देखा कि हमारे पास जो इसके अंदर मैक्सिमम जो स्ट्रेन आ रहा है आउटर मोस्ट फाइबर के ऊपर, आउटर मोस्ट फाइबर ये वाला हुआ, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.0035। उन्होंने क्या देखा कि इस वैल्यू के बाद कंक्रीट के अंदर क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने ये वैल्यू बता दी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आउटर मोस्ट फाइबर के अंदर उसकी वैल्यू 0.0035 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेन की डायग्राम हमने, ये जो आप इसको रिलेट कर सकते हो, ये जो डायग्राम है बिल्कुल सेम डायग्राम ये वाली है। तो इसकी जो अजम्पशन है वो उन्होंने रिसर्च वगैरह करके देखा कि जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन आ रही है वो 0.0035 आ रही है इन बेंडिंग के अंदर, इन एक्सियल कंप्रेशन के अंदर नहीं। ये मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, बेंडिंग के हम बीम पढ़ रहे हैं, बेंडिंग के अंदर 0.0035 वैल्यू होती है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की। और जो एक्सियल कंप्रेशन होता है ये भी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये कॉलम के अंदर होता है। जब आप PYQ लगाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट आउटर मोस्ट फाइबर इन कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड इन बेंडिंग। अगर हुआ तो 0.0035 होगा, और अगर इधर एक्सियल कंप्रेशन हुआ वो कॉलम के अंदर होता है तो उधर होता है 0.002 वैल्यू। तो वो हम आगे कॉलम के अंदर देखेंगे। हमारे पास अब ये ग्राफ आ जाता है कंक्रीट का, जो हमारे पास स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन में ये हमारे पास कंक्रीट का ग्राफ है। जो एक्चुअल ग्राफ होता है कंक्रीट का वो ये वाला होता है, ये एक्चुअल ग्राफ ऑफ कंक्रीट है। बट हमारे पास जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो लिमिट स्टेट ऑफ से कर रहे हैं। तो लिमिट स्टेट ने क्या बोला, उन्होंने अपना एक ग्राफ बना दिया जो ये वाला है, ये वाला ग्राफ है। ये पहले पैराबोला होता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं FCK। FCK हो गया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर 28 डेज हम जो लैब टेस्ट करते हैं उसके अंदर अगर M20 की वैल्यू है, M20 ये हमारे पास M20 वैल्यू आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फॉर एग्जांपल हम M20 लेते हैं, तो जो लैब के अंदर हम टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू होती है FCK की 20। ये LSM ने ग्राफ दिया, ये एक्चुअल ग्राफ है कंक्रीट का, बट LSM ने क्या दिया, ये वाला ग्राफ दिया। ये वाला ग्राफ हमें इसने दिया और इसको कहते हैं FCK। बट होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप पूरे ग्राफ को समझ पाओगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉलम है और ये कॉलम है, ये हमारे पास इसके ऊपर बीम है और ये इसके ऊपर स्लैब होगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसे स्लैब है, राइट, और ये इधर एक और कॉलम है। और यहाँ पे मैं एक दूसरी डायग्राम भी बनाता हूँ। ये हमारे पास एक क्यूब है, राइट, ये हमारे पास एक क्यूब है। और लैब के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स प्लेट होती है, यहाँ भी एक फिक्स तो नहीं होती, इससे हम लोड इधर से अप्लाई करते हैं, ये फिक्स नहीं होती है, लोड अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं हम यूटीएम मशीन के अंदर हम नीचे से फिक्स करके ऊपर से लोड लगाते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल M20 का हमने क्यूब बनाए थे, तो उसकी वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 20 ही आई, 20 न्यूटन पर mm²। बट आपको क्या देख के यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये वाली बीम है हमारी, अगर ये वाली हमारी बीम है, तो क्या ये कंडीशन इधर अप्लाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे इस इधर क्यूब के नीचे एक प्लेट है, बट यहाँ पे तो इधर कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक कॉलम के ऊपर ये इधर रेस्ट कर रही है और इतने एरिया के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे वो तो बहुत कम होगी। तो इसलिए एक्चुअल ग्राफ तो ये वाला था हमारे पास, बट LSM ने इस ग्राफ को कंसिडर ही नहीं किया। उसने अपना एक ग्राफ दिया FCK, जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसने क्या बोला कि जो यहाँ पे एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो ये वाली नहीं होगी, वो ये वाली होगी।
वो एज़ पर आई एस कोड, आप आई एस कोड के अंदर जब आई एस कोड उठाओगे तो वहाँ पे आई एस कोड के अंदर जो एफ सी के की वैल्यू है वो 0.67 जो एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंसीडर की है एल एस एम डिज़ाइन के अंदर आई एस 456 ने, वो की है 0.67 एफ सी के। यह आपने देखा भी होगा, आई एम श्योर कॉलेज में वगैरह में डिज़ाइन वगैरह में आपने देखा होगा कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 0.67 इंटू एफ सी के हम कंसिडर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ देखी थी, वो देखा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 0.67 इंटू एफ सी के, तो ये एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट थी। जो 0.67 इंटू एफ सी के डिवाइडेड बाई 1.5 ये हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, तो एंड में जो इसकी टोटल वैल्यू आती है वो 0.446 इंटू एफ सी की आती है, एक्चुअल जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। अभी मैं आपको इसको इन डिटेल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ग्राफ था, ये स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, सॉरी। ये मान लो ये कंक्रीट का एक्चुअल ग्राफ था, एक्चुअल कर्व। यहाँ पे एलएसएम ने क्या बोला कि हम इस कर्व को कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपना एक कर्व देंगे जो यहाँ से पैराबोला होगा, इधर से जाके ऐसे हो जाएगा, ये होगा एफसी के, राइट। बट ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज, बट ये एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं। एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या बोला, एक्चुअल स्ट्रेंथ का ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे बनेगा, ये इस एफ सी की का 0.67 एफ सी के होगा, राइट। इसको कहते हैं हम एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, इसको हमने बोला एक्चुअल स्ट्रेंथ। पहले हमारे पास हमने देखा एक्चुअल ग्राफ, ये यहाँ से नीचे ही है, पहले हमने देखा एक्चुअल, उसके बाद देखा हमने कि जो एलएसएम ने कंसीडर किया, एलएसएम ने जो कंसीडर किया ग्राफ कंक्रीट का वो ये वाला किया। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ कंक्रीट की साइड के ऊपर होगी वो होगी 0.67 इंटू एफ सी के, और जो डिज़ाइन हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ आएगी उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा और बन जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 0.67 एफ सी के अपॉन 1.5, इसकी वैल्यू आती है 0.446 इंटू एफ सी के, और एंड में हमारे पास आ जाती है, हम इसको 0.45 एफ सी के, ये वैल्यू आपने बहुत जगह देखी होगी 0.45 एफ सी के। यहाँ से हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक क्यूब लिया M20 का, उसकी जो स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज वो कितनी आ गई, फॉर एग्जांपल उसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गई, राइट। बट जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी साइड के ऊपर वो कितनी होगी, 0.67 इंटू 20, तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 0.67 इंटू 20, ये आती है 13.4। आप यहाँ से देख सकते हो कि साइड के अंदर और लैब के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। बट जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं कि आफ्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के वो होगा 0.67 इंटू 20 डिवाइड बाई 1.5, ये कितना होगा, इसी वैल्यू को डिवाइड बाई 1.5, तो आप ये देख सकते हो 8.933 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक हमने लैब में टेस्ट किया M20 का आफ्टर 28 डेज, उसकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल आई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। बट जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी वो हमने फार्मूला देखा 0.67 इंटू 20 इक्वल टू 13.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ आई। बट जो हमने डिज़ाइन की उसकी स्ट्रेंथ वो की 0.67 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1.5, तो उसकी एंड में जो M20 की वैल्यू आ रही है वो 8.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रही है। ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंक्रीट की। अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपको एग्ज़ाम में निकालने के लिए बोल दे तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने ये पूरा ग्राफ देख लिया, ये इसका एक्चुअल ग्राफ देख लिया, और इसका क्या आता है कि एक इसमें डायरेक्ट और क्वेश्चन आता है, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम इज पैराबोला अप टू 0.002 स्ट्रेन
एट रेक्टेंगल फ्रॉम 0.002 टू 0.0035। ये यहाँ पे आप इस ग्राफ को देख सकते हो कि ये जो पैराबोला शेप है, ये पैराबोला यहाँ तक है, ये पैराबोला जो शेप है इस ग्राफ की भी, इस ग्राफ की, इस ग्राफ की भी, ये 0.002 तक है। ये प्रूफ स्ट्रेंथ तक है। प्रूफ स्ट्रेंथ क्या होता है, वो जब मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा, या आगे भी मैं समझा दूँगा आपको। तो जो पैराबोला शेप है वो 0.002 वैल्यू तक आती है, और 0.002 से 0.0035 तक जो वैल्यू आती है हमारे पास स्ट्रेंथ की वो उसकी शेप होती है रेक्टेंगल। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आई होप आपको ये ग्राफ इजीली समझ आ गया होगा। मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ये एक्चुअल ग्राफ था इसका, एलएसएम ने एफसीके वाला ग्राफ कंसिडर किया। उसके बाद जो इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी एलएसएम ने दी वो 0.67 इंटू एफसीके दी, और एंड में जो इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट थी वो आ गई 0.67 इंटू एफसीके डिवाइड बाई 1.5। ये पूरा एक ग्राफ था जो कि अजम्पशन में आईएस कोड में गिवन है। थर्ड एग्जांपल अजम्पशन आगे इसकी, और इसके अंदर एक और अजम्पशन है, वो भी आप देख लेना कि जो कंक्रीट है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होती है वो 10 to 15% होती है, बट हम उसको डायरेक्टली इग्नोर ही कर देते हैं। assumption आ गई फॉर मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन शैल नॉट लेस देन 0.002 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू ES एट द टाइम ऑफ फेलियर। इस एग्जांपल का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे बीम फेल करेगी तो उस टाइम पे जो हमारे पास स्ट्रेन आना चाहिए टेंशन के अंदर वो इससे कम नहीं आना चाहिए, मतलब इतना आना चाहिए 0.002 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू ES आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अंदर क्या होगा कि हम अपनी जो स्टील है उसको पहले फेल करवाना चाहते हैं कंक्रीट से, क्योंकि अगर कंक्रीट पहले फेल कर गया तो वो वार्निंग नहीं देगा, बट अगर स्टील पहले फेल कर रहा है तो वो वार्निंग देगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसको पहले फेल करवाना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। गाइज ये जो हमारे पास ग्राफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ हैं। ये सब वैल्यू वही हैं जो मैंने पीछे आपको अभी पूरी समझा दी हैं। पहले इस वाले डायग्राम को देख लो। ये हमारे पास एक बीम थी, ये हमने इसकी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, और ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस का। अभी मैंने आपको पूरा बता दिया न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बी क्या होता है, डी क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है। ये वाली जो डायग्राम है ये मैंने आपको समझा दी, ये होती है स्ट्रेन की, और ये वैल्यू ये वाली जो डायग्राम होती है ये होती है स्ट्रेस की। ये वाले जो हमने अभी ग्राफ देखा था इसका, ये वाला, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा करके देखो, इसको टॉप पे देखो, इस जगह को अगर आप टॉप पे देखो, इस जगह को अगर आप बॉटम पे देखो, तो सेम स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम ये बनेगी। ये ऊपर रेक्टेंगल था और ये नीचे पैराबोला था। अभी मैं आपको इसकी वैल्यू समझाता हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेन हमने अभी देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट की जो वैल्यू हमारे पास होती है, बिल्कुल ये अब भी हमने इसके असम्पशन में देखा कि वो 0.0035 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ से वो एक्सीड करती है तो कंक्रीट के अंदर क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू ये हमारे पास आ जाती है 0.0035, राइट। और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील आता है वो भी हमने अभी देखा 0.002 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू ES, राइट। जो हमारे पास आता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो हमने अभी इस ग्राफ से देखी थी, हमारे पास जो 0.0046 FCK थी वो हमारे पास ये वाली आ गई डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जो स्टील आई हमारे पास जो आई 0.85 इंटू FY। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास इस स्टील के ग्राफ से। ये हमारे पास स्टील का ग्राफ था, ये FY था, इसको हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गया 0.87 FY, राइट। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे तो ये हमारे पास 0.85 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। हमारे पास उसके बाद ये दो ग्राफ इजी टू अंडरस्टैंड है। ये वाला हमारे पास ग्राफ भी हो गया। हमारे पास ये जो 0.0035 थी ये मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू थी। हमने अभी जो कंक्रीट वाले ग्राफ में थी उधर देखी,
वहाँ पे हमने एक और वैल्यू देखी थी जो प्रूफ स्ट्रेंथ थी, वो आ गई 0.002। ये इससे छोटा है, बट ये कितना छोटा है, क्योंकि यहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, तो पैराबोला से नीचे जो थी वैल्यू वो 0.00 अप टू 0.002 हमारे पास पैराबोला थी, और उसके ऊपर थी 0.002 से 0.0035 तक थी हमारे पास रेक्टेंगल। तो ये वैल्यू कितना डिस्टेंस पे होगी, तो ये वैल्यू होगी 3। ये हमारे पास यहाँ से टॉप फाइबर से लेके एक्स यू तक, हम न्यूट्रल एक्सिस तक, ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है एक्स यू। एक्स यू क्या हुआ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फाइबर। टॉप फाइबर क्या हुआ, ये वाली जो टॉप की जगह है उसको कहते हैं टॉप फाइबर, यहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक, इसको कहते हैं एक्स यू। तो 0.002 से 0.0035 तक कितना डिस्टेंस है, वो है 3/7 इंटू एक्स यू। और 0.002 से न्यूट्रल एक्सिस तक कितना डिस्टेंस है, 4/7 इंटू एक्स यू। आई होप ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील, जो टेंसाइल स्ट्रेन है स्टील के अंदर, वो डिपेंड करता है सिर्फ स्टील के अंदर। स्टील के अंदर कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्योंकि उसका फार्मूला हमने देखा था 0.002 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू ES तो हमारे पास फिक्स है 2 × 10⁵। तो ये बाकी हमारे पास वैल्यू हैं। बचा हमारे पास क्या, FY है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील डिपेंड ऑन ओनली ग्रेड ऑफ स्टील। सिर्फ वो ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि FY होता है। तो आप इस फार्मूले में डायरेक्ट 0.002 प्लस यहाँ पे अगर आप FY की जगह 250 रखोगे और ES की जगह 2 × 10⁵ रखोगे, तो FE 250 के लिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.0030, 415 के लिए 38, 500 के लिए 42 और 550 के लिए 43। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और उसका डिज़ाइन। बीम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एनालिसिस, दूसरा आता है डिज़ाइन। एनालिसिस के अंदर हम ये जो स्टूडेंट कॉलेज वगैरह में हैं उनको ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि जब एग्ज़ाम में वो जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन एनालिसिस का है, कौन सा क्वेश्चन डिज़ाइन का है। तो बी और डी गिवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये मैंने आपको लिखा नहीं है, बट ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि बी और डी ये गिवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। EST गिवन होगा एनालिसिस के अंदर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, M30, M40 वो होगा, और ग्रेड ऑफ स्टील भी होगा FE 250, 415, FE 500। नेम ऑफ मेथड LSM से करना है, WSM से करना है या किससे। एम हमारा क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। वहीं पे डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि बी और डी गिवन भी होगा और नहीं भी होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ग्रेड ऑफ स्टील होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी होगा। वहाँ पे डिज़ाइन और एनालिसिस में के क्वेश्चन को समझने के लिए क्या होता है कि एनालिसिस में EST दिया होगा और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। डिज़ाइन के अंदर स्पेन और लोडिंग दी होगी, यहाँ पे EST नहीं होगा, यहाँ पे हमें EST निकालना है। ये डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट को जो जब वो डिज़ाइन करते हैं कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि वो कैसे समझे कि क्वेश्चन डिज़ाइन का है, क्वेश्चन एनालिसिस का है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दिया होता कि इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करना है, इसको एनालिसिस करना है। उसमें सिर्फ ये चीज़ें दी होगी, अगर EST दिया हुआ है तो एनालिसिस करना है, अगर EST निकालना है तो डिज़ाइन करना है। थैंक यू सो मच।